अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं तीन चार इश्यूज़ पर आपसे बात करूंगा और आगाज़ जो है वो बारिश से करूंगा जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही। और दूसरा इशू वो ईरान और इसराइल के बारे में है। इसराइल ने अब ईरान पर हमला कर दिया है। ये मामलात किस तरफ बढ़ रहे हैं हम आपको बताएंगे। और तीसरी बात वो है कोई जापानी शहरी हैं, उन पर एक खुदकुश हमला हुआ है। कराची में खुदकुश हमला करने वाले कौन लोग थे और ये क्यों किया गया है। और चौथी बात जो है वो एक हमारी पार्लियामेंट में मस्जिद में कोई 20 लोगों के जूते चोरी हो गए हैं। ये क्या वजह बनी है। तो नाजरीन, बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक रिमाइंडर है कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करना चाहें तो आपको किसी ने नहीं रोका होगा। और दूसरा ये है कि टली ऑन करने से आपको किसी ने नहीं रोका होगा, लेकिन ये ज़रूरी है ताकि आपके पास मालूमात जो हैं वो बर वक्त पहुँचें। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर लें, तो इसमें कोई मजाके वाली बात नहीं है। कोई मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है और ये आइन में लिखा हुआ है। तो हम वापस आते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। जनाब, बारिश जो है वो कल से शुरू है और अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। हम तो अभी अपनी बारिश की बात कर रहे हैं इस्लामाबाद में, लेकिन ये पहले से उधर से बलूचिस्तान में चल रही है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले सैलाब भी आया था। हमने पूरी दुनिया के सामने जो है वो झोली फैला के भीख भी मांगी थी। जो पैसे आए वो कितने आए हमें वो भी इतना पूरा नहीं आइडिया, लेकिन जो आए वो कितने लगे हैं उसका भी हमें आइडिया नहीं है कि कोई उधर कई जो अहम तनसीबात हैं, जो अहम जगह हैं, उधर कोई जो क्या नाम है, जो बलूचिस्तान है उधर जो पुल बनने थे वो भी नहीं बन पाए। जो लोगों के माल मवेशी हैं वो उनको भी नुकसान हो रहा है। और अब ये बारिश आगे बढ़ती जा रही है और ये हमारे जो क्लाइमेट चेंज है, हमारे तो वैसे ही इशू पहले वाले ख़त्म नहीं हो रहे थे जो बड़े बुनियादी लेवल पे बाकी ममालिक ने हल कर लिए, हम तो अभी उनमें उलझे हुए थे। और ऊपर से ये जो एक आफत आई है क्लाइमेट चेंज की शक्ल में, जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं और उसके नतीजे में कोई बेमौसमी किस्म की जो है ना बारिशें भी हो रही हैं और बेमौसमी कोई गर्मियाँ भी आ सकती हैं। तो नाजरीन, इसके लिए हमें तैयार भी रहना चाहिए और इस पर तवज्जो देने की भी ज़रूरत है। ये बारिशें अभी जो चल रही हैं ये आने वाले दिनों में कोई आगे एतवार तक चल रही हैं, फसलों को नुकसान पहुँचाएंगी। अगर आप ज़रा इसको क्लाइमेट चेंज की नज़र से पूरी दुनिया को देखें या अपने मामला ही देखें ना, तो आपको लगेगा ये किस तरह आपकी ज़िंदगी को मुतासर कर रहे हैं। इवन वो लोग जो कि अपनी इवन इंजॉयमेंट के लिए कोई पार्क्स में जाते थे, मैं एक बड़ी बुनियादी किस्म की बात कर रहा हूँ, वो नहीं जा सकते। कोई किसान जो हैं यानी कि उनकी फसलें हैं वो नुकसान हो रही हैं, वो भी उससे मुतासर हो रहे हैं। तो ये हर शुबह ज़िंदगी को मुतासर करेगी। जब फसलें मुतासर होंगी तो गंदम की पैदावार या ओवरऑल कम होगी, उसके नतीजे में आपको जो आटा है वो भी महंगा मिलेगा। और उसके अलावा जो बाकी हमारी बरामदात हैं वो भी मुतासर होंगी। और पाकिस्तान तो वैसे भी उन ममालिक में शामिल है कि जिधर जो क्लाइमेट चेंज जो क्लाइमेटिक इफ़ेक्ट्स हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, उनकी हदफ पर है जो पहले 5-7 ममालिक आते हैं। और आपने रिसेंटली सुना होगा कि दुबई में जो बारिश ने अपना जलवा दिखाया है कि एक दिन में बारिश इतनी हुई जो पहले उनके एक साल में होती थी। और उनकी तारीख तो क्या, जो दुबई बनने से पहले, यानी कि अगर दुबई जो है वो तो 1971 में बना था, तो उससे पहले जो है 1949 में इतनी बारिश हुई थी। अब हम जो है यानी कि इधर ला के बैठे रहने आओ वे लो जी, उधर भी तो वे को गड्डियाँ डूब रही हैं। अच्छा, दुबई के मामले में ये को उनके लिए वजाहत नहीं है, लेकिन दुबई में चूंकि इस तरह का कभी हुआ ही नहीं है तो उनके लिए ये एक अचंभे की बात थी जो हुआ, और वो उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार भी नहीं थे। लेकिन यह है कि ओवरऑल बाकी ममालिक में भी जब बारिश आती है तो बड़ा बड़ा जो एक शहरी निज़ाम है वो बड़ा मफलूज हो जाता है। तो दुबई में तो उधर जो है उनकी जो एयर ट्रैफिक है वो मुतासर हुई है। दुबई का जो एयरपोर्ट है वो दुनिया का दूसरा मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है और उधर की ट्रैफिक जो है वो मुतासर रही है। लोग इवन जो एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे वो घरों को वापस नहीं जा सके, और जो घरों में थे उनकी जो है वो एक पानी के साथ आंख मिचोली चल रही थी। तो एनीवे हमें जो है ना एक मौसमियाती तब्दीलियों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और उसके लिए भी अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। हमारी जो नई नस्ल है वो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। तो नाजरीन, अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि अब जो है ईरान पर इसराइल ने हमला कर दिया है। उनके शहर इस्फहान में उन्होंने को 2-3 जो हैं ड्रोन भेजे हैं, और जो ईरानी हैं उन्होंने जो है वो कहते हैं कि हमने ड्रोन मार गिराए हैं। अब ये है कि जिस तरीके से इनकी कोई आंख मिचोली चल रही है, मुझे तो लगता है कि जैसे कोई दोनों साइड पे रिस्ट्रेंट शो की जा रही है। उनको आइडिया है जिस तरीके से ईरान ने पहले ड्रोन
अमेरिका क्या कहते हैं इसराइल में भेजे उससे पहले तो ख़त पहुंच जाता है। को 5 घंटे जो है 5 घंटे में ड्रोन चला गया, यानी कि हमारे इलाके में जो बब्बर किस्म की पुरानी वैगनें चलती होती थी इससे पहले तो वो पहुंच जाती थी। तो ईरान ने भी जिस तरीके से, और फिर ये है कि आपने अगर फायर करना है तो कोई 15 मिनट में आप सारे फायर कर सकते हैं, को पूरे 5 घंटे लगे रहने जनाब के कोई इधरों चल रहा है जी मैं उधरों करना है जी मेरे को आतिशबाजी कर रहे हैं। तो बज़ाहिर ये लगता है कि आपको जो हमारा जो लास्ट व्लॉग इस इशू पर किया था मैंने आपको बताया था कि उम्मीद ये है कि हम आमतौर पे कोई जंग अजीम सोम की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बातें आगे बढ़ेंगी। ये अब जो है ईरान को एक तरह से ये दूसरे को ना एक दूसरे को जैसे होते हैं ना गालों पे थपकी देना और कहना जी मैं चंड मार के आया मैंने थप्पड़ लगाया, ये वो वाला काम कर रहे हैं ईरान और इसराइल, बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है। और वो ये है कि दोनों अफोर्ड कर नहीं सकते कि मुहाजरे को बढ़ाना। ईरान जो है यानी कि ईरान भी काफ़ी देर से एक पाबंदियाँ सह सह कर उसकी मईशत भी बहुत ख़राब हालत में है, और इसराइल जो है वो भी जिस तरह की पंगेबाजी कर रहा है उसको भी लगता है कि वो मज़ीद उसके लिए प्रॉब्लम होंगे। और उससे भी बड़ी बात जो है कि अमेरिका उसको अब अमेरिका का ये वो एक क्या कहते हैं कि नाफरमान पुत्र है कि अब जो है ना इनके बाप उसके हाथ खड़े कर रहा है कि मैं अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो और वैसे बाय द वे जो ईरानी है ना ये इतने भी सुइसाइड बम्बर नहीं है जितना हम उनको तसव्वुर करते हैं। जब इनका एक जनरल बड़ा टॉप जनरल जो है कासिम सुलेमानी वो मरा था तो उसके बाद इन्होंने जब अटैक किया था तो इन्होंने पहले अमरीकियों को इन्फॉर्म किया था कि हमारे जो पब्लिक सेंटीमेंट है वो भी बहुत बड़े हुए हैं तो हमने उसका जवाब देना है, तो उसके बाद उन्होंने उसका अटैक किया था। अब ये जो इसराइल पर इन्होंने जवाबी हमला ईरान ने किया था बेसिकली तो इस सेंस में किया था कि जो इनकी उधर दमिश्क में इनके सफारतखाने पर जो अटैक करके तो उनके कोई जो सीनियर जनरल हैं और कोई मिलिट्री ऑफिसर हैं उनको मारा गया था, तो उसके नतीजे में किया था। लेकिन वो अटैक करते करते जो है इनको कोई 2 हफ्ते लग गए। जिन्होंने अटैक करना होता है वो 24 घंटे के अंदर अंदर जवाब देते हैं। और आपको पता है कि आप जो है यानी कि हम अपनी फ़ौज पर जितनी भी तनकीद करें लेकिन उन्होंने जो ईरान को भी अटैक किया है यानी कि जवाबी हमला किया है वो 24 घंटे के अंदर जवाब दिया और मुतलका जो हदफ है उनको टारगेट किया है। और इसी तरह जो पहले पुलवामा वाला इशू हुआ था उस पर भी हमने जवाबी हमला किया था, और यानी कि वो इतनी टाइम नहीं लगता। जो ये जो इतनी जो 2-2 हफ्ते लग जाते हैं ना जिधर ये लगता है कि जो ना यानी कि कोई नीयतों में फतूर है, यानी है हम ये चाहते भी नहीं है कि कोई जंग हो, लेकिन हम उसकी संजीदगी को भी मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नाज़रीन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि एक बड़ा एक अफसोसनाक किस्म का जो वाक़या कराची में हुआ है, जिधर कोई 5 जापानी जा रहे थे और वो सिक्योरिटी के साथ जा रहे थे 2-3 गाड़ियों में, उन पर एक खुदकश हमलावर ने हमला करने की कोशिश की है, लेकिन वो उसका हमला तो नाकाम हो गया, वो मारा गया। लेकिन उसके बाद जो है उसके कोई और साथी थे उसने फायर खोल दिया। जो खुशकिस्मती से जो जापानी है वो भी बच गया और उनके एक गार्ड जो हैं वो ज़ख्मी हुए। अल्लाह का करम है कि कोई उस तरह की उनकी हलाकत नहीं हुई। अब सवाल ये पैदा होता है, अच्छा बाय द वे उसमें कोई 1-2 लोग पकड़े भी गए। अब सवाल ये होता है कि जापानियों पर क्यों अटैक हुआ है? पहले तो चीनियों पर हो रहा था, अब जो है जापानियों पर हो रहा है। तो मैं आज चेक भी कर रहा था, मैंने कोई जापानी एम्बेसी में भी कोई लोगों से पता किया कि भाई वाई जैपनीज़, और इसके अलावा जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं जो टेररिज्म के हवाले से चीज़ों को देख रहे हैं उनसे भी मैं चेक कर रहा था। अब ये है एक तो ये मेरा सवाल था कि क्या ये बलूचिस्तान में है? पहली बात तो ये है कि जो अटैक करने वाले हैं वो किधर से हैं? तो नाजरीन ये है कि जो बंदे 1-2 पकड़े गए हैं उनका ताल्लुक जो है वो पंजगूर से है, और इतलात ये आ रही हैं कि उनके साथ जो बाकी हमलावर थे जो मारे भी गए हैं वो भी बलूचिस्तान से थे। अब अभी तक किसी जब मैं बिलाग कर रहा हूँ अभी तक उन्होंने किसी जमात ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन ये है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनका ये ख्याल है कि ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है जो BL जिसको हम कहते हैं ये उनकी हरकत है। और एक और चीज़ जो नोट की गई है ये है कि ये बलूचिस्तान में बहुत लीथल होते हैं, लेकिन इनके अक्सर जो इस तरह की अटैक्स हैं इधर कराची में इधर आके ये इतने कामयाब नहीं हो पाते। अब ये हमारा असल में वैसे इशू नहीं है, ये मैंने आपको जैली एक जो है ना एक पासिंग रेफरेंस में बात की है। असल पॉइंट ये है कि जैपनीज़ को अटैक क्यों किया गया। तो नाजरीन जैपनीज़ का मैंने पता किया, जैपनीज़ की बलूचिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। उनका इधर कराची में है, कराची में कोई फूड प्रोसेसिंग जोन है, उधर उनकी इन्वेस्टमेंट है जो प्राइवेट वेंचर्स हैं यानी कि उन लोगों के,
तो उनको अटैक किया गया। अब ये मुमकिन नहीं है कि उन्होंने कोई उनको चीनी समझकर अटैक किया। देखें, जिस जगह पर आप लोगों की रैकी करते हैं, ये इस तरह के जो अटैक्स होते हैं ये सरेरानी हो जाते हैं, क्योंकि मुझे कोई बंदे नज़र आ गए हैं तो मुझे अचानक ख्याल आया कि मैं इधर फट जाऊं। इवन जो खुदकश बम्बार तैयार होते हैं उन पर इनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, उन लोगों की इंडोक्ट्रिनेशन, उनका माइंड बनाना और उनको इस काम के लिए तैयार करना, ये कोई मजाक नहीं होता। जो लोग उसमें इस्तेमाल हो रहे होते हैं, यानी कि इस तरह के लोग आपको हर जगह पर उस तरह से मुयसर नहीं होते। तो ये जो उनको इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, ये बड़े एक सीरियस और कंसिडर्ड एफर्ट होती है। तो उन लोगों को जिनको अटैक किया गया है, उनको इन्होंने फॉलो किया होगा कुछ दिन, उनकी सारी जो मूवमेंट है चेक की होगी कि किस टाइम निकलते हैं, किधर जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनको पता था कि ये जैपनीज़ हैं और हमने इनको अटैक करना है। तो उसकी वजह क्या है, यानी कि अगर वो उधर बलूचिस्तान में नहीं है तो उसकी वजह जो अभी तक नज़र आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान से अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई थोड़ी बहुत रह गई है, पहले तो ये है कि इधर को बंदा आने को तैयार नहीं है। एक तो अगर कोई है तो आप उन लोगों को भगाएं। दूसरा मकसद ये भी हो सकता है कि इधर चूंकि सऊदी जो हैं वो भी आ रहे हैं, सऊदी जो हैं वो एक जो मादनियात में, माइनिंग में वो आकर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और उससे भी मतलब ये है कि ये जो रेकोटेक वगैरह वाला बलूचिस्तान है उसमें वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। इसमें दो दो इनके एक जो मकसद हो सकते हैं, एक तो ये है कि आप जो कोई ऑलरेडी कोई और लोग हैं आप उनको भी भगाएं कि पाकिस्तान जो है वो एक महफूज मुल्क नहीं है कि जिधर आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। और दूसरी चीज़ कि जो इधर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं आप उनको भी एक वार्न कर रहे हैं कि भाई इधर जो है हम आपको नहीं ठहरने देंगे। आपके नॉलेज में होगा कि चीनियों पर पहले अटैक्स हो भी रहे हैं। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला ने हमें कभी ये बात नहीं की कि अपनी हिफाजत का ज़िम्मा आप खुद ना करें और इस तरह के लोगों का या इस तरह के वाक़यात का तदारक ना करें, इनको रोकने का कोई सिस्टम ना बनाएं। ये ज़रूर होना चाहिए। और नाजरीन, अब जो है हम अपने एक जो आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि जूते हो गए हैं चोरी। कोई 20 लोगों के जूते चोरी हुए हैं। उधर पार्लियामेंट में एक मस्जिद है, लोग जुमा पढ़ने गए हुए थे और जिसमें जिनके जूते चोरी हुए हैं वो जर्नलिस्ट भी थे और उधर कोई जो अरकान असम्बली वो भी होंगे, कोई जो उधर असम्बली का स्टाफ होता है वो भी लोग होते हैं। अब जूते चोरी करने वाले जो है उनका एक मोटिव क्या हो सकता है, यानी कि उन्हें कोई छठे नहीं, कोई 20 इकट्ठे कि उसने किधर को लेके जाने थे, कोई घर में कोई शादी चल रही थी, क्या मसला था, कोई प्रोफेशनल जूते चोरी करने वाले हैं। तो इसके बारे में वक्त बताएगा। लेकिन यह है कि वो बंदे जो है ना फिर नंगी पैरी जो है ना खुदा दे करूँ उतों निकले और भजे फिर। अच्छा, अब यह है कि मैं इस चीज़ पे जो है यानी कि मेरे जहन में था कि ये कौन हो सकता है जूते चोरी करने वाला। अच्छा, कई लोग होते भी हैं कि जो बाकायदा जूते चोरी करके आगे बेचते हैं। कई लोग जो हैं वो ब्रांडेड जूते भी चोरी करते हैं। एक दफ़ा कोई एक मेरे ख्याल 1-2 साल पहले की बात है कि एक बंदे का मोटरवे किसी एक सर्विस सेंटर पे कोई बंदा नमाज़ पढ़ रहा था और उसका जो है वो जूता चोरी हो गया। और उसके बाद उसने आकर इधर FIR भी कराई उन्हें कि आज कि मेरा जो है ना वो गुची का जूता जो है चोरी हो गया। यानी कि हमें तो पता नहीं है ब्रांड का, हमें तो कोई पहले जो है यानी कि किसी दोस्त से सुना था, हम गुसी गुसी कहते रहते थे। अब जो है यानी कि बाद में जो है कोई जब ज़रा लेवल अप ये हुआ कि कोई ऐसे दोस्त मिल गए कि जिन्होंने यानी कि ये जूता पहनते उन्होंने क्या वो कोड़े हुआ गुची होता है। तो ये है कि उसने कहा जी मेरा 3 लाख का जूता है और ये बंदा चोरी करके भाग गया है। और उधर उन्होंने उधर कोई CCTV कैमरे भी लगाए हुए थे और जिसमें पता चला जी कि बंदा आगे गया है और हंडा सिवे के बैठा है और भज गया। बाद में पता चला कि वो जो है वो किसी का ड्राइवर था और इसने उससे FIR कराने से पहले उस बंदे से रब्ता भी किया है, तेरी मेहरबानी कोई मनु एक शरीफाना तरीके ना जूता वापस कर दे, जो कि उसने नहीं किया। फिर उसने FIR कराई। और एक और बंदा था लाहौर में, उसने कोई कराई, उसने कहा जी कि मेरे 1 लाख के जूते चोरी हुए हैं। और एक बल्कि इससे पहले एक और वाक़या हुआ उधर उकाड़ा में। तो वो बंदा जो है वो पता चला कि वो ब्रांडेड जूते चोरी करके बेचता है, यानी कि उसको पता है कि ये जूता इसकी क्या वैल्यू होगी। और फिर वो जो है ना कोई WhatsApp ग्रुप बनाया हुआ है कि भाईजान के जूता चाहिए होवे, जो जूता जो है मार्केट में फॉर एग्जांपल 50 का मिलता है तो मेरे से 25 का ले लें। तो लोगों को क्या पता कि या उनको क्या फ़िक्र के जूते किधर से हैं, उनको जूता चाहिए होता है तो वो लेने के लिए आ जाते हैं। तो लिहाजा इस तरह के कोई प्रोफेशनल कोई जूते चुराने वाले भी होते हैं
तो बल्कि एक दोस्त है वो सजेस्ट कर रहा था जी कि जो है ना बेहतर ये है कि अगर आप जूते पहन के जाएं तो कोई एक जूता एक तरफ रख दें मस्जिद में, एक दूसरी तरफ रख दें, ताकि चोर जो है ना यानी कि उसको भी एफर्ट करनी पड़े, वो आपके पूरे दोनों जूते चोरी ना करके ले जाए। और अगर उसको एक जूता मिलेगा तो चांसेस ये हैं कि वो जूता बच जाएगा और आप भी नमाज जो है वो एक चोर के बारे में सोचते हुए पढ़ने की बजाय यानी कि आप अल्लाह ताला से उसके बारे में सोचते हुए पढ़ लेंगे। तो वैसे हद हो गई है हमारी भी, यानी कि हमारे जो जूते हैं वो मसाजिद में भी चोरी नहीं। और मैं पार्लियामेंट में किसी से पूछ रहा था, मैं कह रहा था जी कि यार ये क्या हो गया कि उधर सुना है कि 15-20 लोगों के जूते चोरी हो गए हैं, तो पता नहीं चला। उसने कहा जी कि इतने अरबा रुपये चोरी हो जाते हैं, उन्होंने तो पता नहीं चलता थे इन क्या थे 4 को जूते चोरी हुए ने। तो नाजरीन ये थी आज की हमारी गुफ्तगू और मुझे दें इजाज़त और मैं जा रहा हूँ।